टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम घटना चक्र का जो आई दृष्टि में जिसमें बजट वगैरह वाला सेक्शन दिया है, तो आर्थिक घटनाएं जो थोड़ी हैं उसको कवर करेंगे। और यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज़्यादा गलत भी यहीं से होते हैं, सबसे ज़्यादा याद करने में दिक्कत भी यहीं से होती है। तो बस उतने ही पॉइंट यहाँ पे कवर करने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जैक्टली, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ कवर रहता है, तो कट ऑफ क्लियर करने में आसान रहता है। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी नोट्स वगैरह करंट अफेयर के या वैसे जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं या पीवाईक्यू वगैरह है या जो टेस्ट वगैरह है, वो सब आपको आरओ एआरओ के पेड ग्रुप में या यूपी पीसीएस प्लस आरओ एआरओ का कंबाइंड ग्रुप भी चल रहा है, तो उसको ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। यूपी पीसीएस का अलग से भी ग्रुप चल रहा है। तीनों में से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके आप ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान आए हैं अभी, तो ये जो है पहले वाले अग्रिम अनुमान प्रथम लिखा रहेगा ये, अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें, और ये 5 जनवरी 2024 को जारी किए गए हैं। अब यहाँ पे जो आई दृष्टि में लिखा है 2024 की जगह पे वहाँ पे गलती से शायद मतलब मिसप्रिंट है, 2023 लिखा हुआ है, लेकिन पीआईबी की आप रिपोर्ट देखेंगे ये अभी 5 जनवरी 2024 को ये जारी किया गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है प्रथम अग्रिम अनुमान में कि 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान है 7.3%। ये याद रखना है, एकदम एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2023-24 में पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार क्या जीडीपी की वृद्धि दर मानी गई है, तो 7.3%। और इसी टाइम पीरियड में 2023-24 में ये 7.2% थी, अनुमान है ऐसा, जो कि 2022-23 में 7.2% है। ये वाला जरूर याद रखना है। 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर अनुमान क्या है, 7.3%। इसके अलावा जीवीए वृद्धि दर अनुमान क्या है, तो 6.9%, जो कि 22-23 में 7% है। 6.9% जीवीए है और जीडीपी 7.3% पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है कितनी अभी है, तो 1,85,854 रुपये, 1,85,854 रुपये ये 2023-24 के अनुसार शुद्ध प्रति व्यक्ति आय है। इसके अलावा 22-23 में ये 1,72,000 थी। अब यहाँ पर 1,85,000 सिर्फ इतना याद रखिए, इतना क्लोज डेटा नहीं पूछा जाता है, तो 1,85,000 याद रखिएगा। आगे बात करेंगे 16वें वित्त आयोग का भी गठन किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत, तो 280(1) के तहत। अध्यक्ष इसके कौन बने हैं, तो अरविंद पनगड़िया, और यही जो है नीति आयोग जब बना था 2015 में, तो पहले ये उसके उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष नीति आयोग के होते हैं जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष पहले वाला जब सबसे पहले 1 जनवरी 2015 को बना था, तो अरविंद पनगड़िया थे, और ये 16वें वित्त आयोग के जो हैं अध्यक्ष बने हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो NK सिंह थे, जो काफ़ी जब उस टाइम पे जब ये बना था तो बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता था, लेकिन अब 16वें से पूछा जाएगा। और ये फिलहाल जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट बात करेंगे सचिव जो इसके बनाए गए हैं 16वें वित्त आयोग के, वो हैं ऋत्विक रंजनम पांडे। ऋत्विक रंजनम पांडे इसके जो हैं सचिव हैं। 16वें वित्त आयोग की अवधि क्या है, तो अवधि जो है 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और 2031 तक का इसको कवर करना है। लेकिन अपनी ये रिपोर्ट कब सौंपेगी, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट इसको कब सौंपना है, तो 31 अक्टूबर 2025 को अपनी रिपोर्ट ये उपलब्ध कराएगी। 31 अक्टूबर 2025 को अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। और कवर कहाँ तक को करना है इसको, तो 2026 से लेकर 2031 तक को कवर करना है इसको। नेक्स्ट बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले तक 2025 तक जो 15वां वित्त आयोग था वो कवर कर रहा था। अगला है सितंबर 2023 के अंत तक विदेशी ऋण जो है हमारा कितना था, तो 635.3 बिलियन डॉलर था, जो कि जीडीपी का 18.61% है। जीडीपी का 18% लगभग है जो कि हमारा विदेशी ऋण है, 635.3 बिलियन डॉलर है। और ये जो है जून 2023 की बात करें पिछले साल की, तो उससे 6.4 बिलियन ज़्यादा है। ये 635 अभी बिलियन डॉलर हो गया है, इतना याद रखना है। आगे बात करेंगे पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है ये कहाँ पे खुला है, तो कैम्ब्रिज लेआउट जो कि बेंगलुरु में है, तो वहीं पे ये खोला गया है पहला 3D प्रिंटेड डाकघर। किसके द्वारा, तो लार्सन L&T के द्वारा, लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा, IIT मद्रास के सहयोग से इसको खोला गया है। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20, जो कि 25 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है।
ये डेटा है 19-20 का, 2023 को जारी किया गया है, ये 2023 में 25 अप्रैल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ये 7th एडिशन है इसका, और इसमें जो स्वास्थ्य खर्चा वगैरह होता है उसकी बात की गई है। तो कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट व्यय की हिस्सेदारी कितनी है, तो 47.07%। अब इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आउट ऑफ पॉकेट व्यय कितना है, तो लगभग 47%, इस तरह से याद रखिए, जो कि 2014-15 में 62% था, अभी 47% है। अगला जो है इसमें ये जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय हिस्सा कितना है, तो 1.35%, और कुल स्वास्थ्य व्यय 41.4%। ये डेटा काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनने की संभावना, लेकिन ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, 47.07%। और जीडीपी पे सरकारी स्वास्थ्य पे कितना व्यय हो रहा है, तो 1.3%। टोटल स्वास्थ्य में व्यय कितना हो रहा है, तो 41.4%। आगे बात करेंगे विदेशी व्यापार नीति 2023, और इसकी घोषणा की गई है 31 मार्च 2023 को। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक हमें अपने निर्यात को 2 ट्रिलियन तक लेकर जाना है। कब तक हमने 2 ट्रिलियन तक निर्यात का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक। किसके द्वारा, तो री इंजीनियरिंग करके, स्वचालन करके, तो ये सब करके जो है हमारे निर्यात को बढ़ाना है। इस नीति का फोकस है स्कॉटमेट पर। अब स्कॉटमेट क्या है, तो स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा मटेरियल्स, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, इन सबको निर्यात को आसान बनाना है, इन सब चीज़ों के निर्यात को। तो स्कॉटमेट क्या है, ये पता होना चाहिए किस चीज़ के लिए है ये, तो हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए इन सामान का जो है निर्यात बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 4 नए उत्कृष्टता केंद्र भी बनेंगे। कहाँ कहाँ पर ये उत्कृष्टता केंद्र बन रहे हैं, तो फरीदाबाद में, मुरादाबाद में, वाराणसी में और मिर्ज़ापुर में। फरीदाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी और मिर्ज़ापुर, ये चीज़ याद रखिएगा, यूपी वाले जरूर, मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट बात करेंगे प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 आया, और ये किसका संशोधन करके आया है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसने जो है 2002 का जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम था उसमें संशोधन किया है, और इसके तहत 2000 करोड़ से अधिक का अगर लेन देन किया जाएगा तो उसके लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है CCI, उसकी मंजूरी लेना आवश्यक होगा। 2000 करोड़ से अधिक अगर लेन देन करना है तो इस आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा PM मित्रा पार्क जो है स्थापित किए जा रहे हैं 7 जगह पर, और ये घोषणा की गई 17 मार्च 2023 को पूरी तरह से। और PM मित्रा क्या है, तो PM मेगा टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, ये कपड़ों से संबंधित है, टेक्सटाइल से संबंधित है। और ये पार्क जो है 7 जगह पे कहाँ कहाँ बनेंगे, तो लखनऊ में बनेगा उत्तर प्रदेश में, धार में बनेगा मध्य प्रदेश में, नवसारी गुजरात में, अमरावती महाराष्ट्र में, कालाबुरागी कर्नाटक में, वारंगल तेलंगाना में, विरुधुनगर जो है ये तमिलनाडु में। इतनी जगह पे 7 जगह पे बनेगा। अब इन्हीं में से स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, फिर गुजरात महाराष्ट्र को एक साथ याद कर लीजिए, कर्नाटक तेलंगाना और तमिलनाडु तीनों साउथ में है, इसको याद कर लीजिए। अब इसमें से पूछा जा सकता है निम्न में से कहाँ पे PM मित्रा पार्क नहीं बन रहा है, तो ये सब जगह आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे PM मित्र जो पार्क है ये 5F विजन पे आधारित है, और जैसे मतलब फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, मतलब फार्म से आएगा फाइबर जो है फैक्ट्री में, फैक्ट्री से फैशन बन जाएगा, उसके बाद फॉरेन को निर्यात हो जाएगा, इस तरह से हमारा जो है फ़ायदा होगा। इस पे ये फोकस किया गया है, और 21-22 से 27-28 तक के लिए 4445 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं PM मित्रा पार्क के लिए। अब यहाँ पर बजट केंद्र और राज्य का एक साथ लिखा हुआ है, ये मैंने याद करने के लिए बनाया था, पहले ही बनाया था इसको, तो ये जो है इसी तरह से याद करेगा तो आसानी होगी। अब जैसे RO के एग्ज़ाम में ये वाला बजट पूछा जाएगा, क्योंकि अब 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो नया बजट तो पूछा नहीं जाएगा, पेपर बन चुका होगा। अब UP PCS का जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें नया बजट पूछा जाएगा, लेकिन पुराना वाला बजट अभी इंपॉर्टेंट है, जब बजट से क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा रहेगा 2023-24 के अनुसार क्या है ऐसा। तो अब इंडिया का बजट पहले देखेंगे, कितने का बजट पेश किया गया, तो 45.03 लाख करोड़ का ये बजट था। निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनकी द्वारा ये 5वीं बार बजट पेश किया गया है। 45.03 लाख करोड़ का ये बजट है। बजट की प्राथमिकताएं क्या क्या हैं, तो यहाँ पे प्राथमिकताएं देख लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आता है UP PCS में भी, RO में भी, कि निम्न में से कौन सी बजट की प्राथमिकता नहीं थी इस बार। तो इसमें समावेशी विकास था, अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुँच, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास की बात की गई थी, युवा शक्ति की बात की गई थी, और वित्तीय क्षेत्र की। तो समावेशी विकास हो गया, अंतिम व्यक्ति तक हमें पहुँचना है, अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश, इसके अलावा सक्षमता को सामने लाना, जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको सामने लाना, हरित विकास करना, युवा शक्ति पर ध्यान देना, और वित्तीय क्षेत्र।
ये जो है बजट की प्राथमिकताएं थी। इसके अलावा आगे इस वित्तीय वर्ष में ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया गया है, तो ग्रोथ का अनुमान है 7%। इस बजट के अनुसार देखिए हर चीज़ में जो है अलग अलग डेटा होगा, जैसे किसी के अनुसार ग्रोथ जीडीपी की कुछ और रहेगी, किसी के अनुसार कुछ और रहेगी। तो ये जो बजट जब पेश किया गया था तो उस के अनुसार जो है ग्रोथ थी 7%, जो ग्रोथ का अनुमान था। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 5वें नंबर पर आ गई है, 5वें नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा 11.7 करोड़ परिवार में शौचालय है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो भी अर्थव्यवस्था थी उसका क्रम देखा था, वो दृष्टि वाला वीडियो आप कंप्लीट जो करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय बन गया, 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन आ गए। तो ये कुछ कंपेयर किया गया है कि जो है इस गवर्नमेंट के बारे में। इसके अलावा 47.8 करोड़ PM जनधन खाते खुले। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो अगर स्टेटमेंट वगैरह में आ जाए तो इम्पोर्टेंट रहेंगे। आगे यहाँ पर आवंटन की बात करें तो आवंटन इम्पोर्टेंट है। बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए 2200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, 2200 करोड़ रुपए बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए। मत्स्य पालन के लिए 6000 करोड़ रुपए। ये मतलब जितने यहाँ डेटा लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। PVTG समूह जो है, जो पर्टिकुलरली वनरेबल जो ट्राइब होती है, संवेदनशील जो ट्राइब होती है, उसके लिए जो 15,000 करोड़ रुपए उसके लिए रखे गए हैं। इसके अलावा PM आवास योजना 79,000 करोड़ रुपए, 79,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। और यही जो है इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी गया था 2023 वाले UPPCS के पेपर में। फिर हरित हाइड्रोजन मिशन, ये है 19,700 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए। इसके अलावा मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए। ये जो हाईलाइट है वो जरूर पूछ लिया जाता है अक्सर। मनरेगा वाला 60,000 करोड़ है, जल जीवन मिशन 70,000 करोड़ है। उसके बाद एकलव्य विद्यालय के लिए 5,943 करोड़ रुपए है, 5,943 करोड़ रुपए एकलव्य विद्यालय के लिए। EV के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 5,172 करोड़ रुपए। पूर्वोत्तर के विकास के लिए 2,491 करोड़ रुपए, 2,491 पूर्वोत्तर विकास के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,953 करोड़। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 2,273 करोड़ रुपए। अब देखिए यहाँ पे एक बार इसको फिर से देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्या कौन कौन सा पूछा जाता है। ये बागवानी वाला 2200 जरूर याद रखिएगा, मत्स्य पालन वाला 6,000, उसके बाद फिर PVTG 15,000, ये कई बार रिपीट कर चुका है। इसके अलावा आवास योजना में सबसे ज़्यादा बढ़ा है तो 79,000। फिर हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए। जितने भी ये जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा इसको याद करने में आसान रहेगा। मतलब अगर आप बार बार नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाता है, तो बार बार इसको पढ़ना ही पड़ेगा। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए, ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए 70,000, बहुत इंपॉर्टेंट है जल जीवन मिशन। एकलव्य विद्यालय के लिए 5,943 करोड़ रुपए, EV के लिए 5,172 करोड़ रुपए, पूर्वोत्तर विकास के लिए 2,491 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 38,953 करोड़ रुपए, आत्मनिर्भर भारत योजना रोजगार योजना के लिए 2,273 करोड़ रुपए। अब मंत्रालय का आवंटन देख लीजिए। रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा सड़क परिवहन के लिए 2.70 लाख करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो है मंत्रालयों के लिए रखा गया। ये बजट यहाँ पे रक्षा वाला जरूर याद रखिएगा, और रेल वाला, रक्षा वाला 5.94 है और रेल वाला 2.41 लाख करोड़ रुपए है। आगे बात करेंगे श्री अन्न, यानी जो मिलेट होता है, जो मोटे अनाज होते हैं, उसका वैश्विक केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा, तो ये हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। मेडिकल क्षेत्र में जो आवंटन है 2.1% है, अलग से दिया गया था ये चीज़, ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है। मेडिकल क्षेत्र के लिए 2.1%, शिक्षा क्षेत्र के लिए 2.9%, शिक्षा के लिए 2.9, मेडिकल के लिए 2.1। इसके अलावा 2047 तक हमें सिकल सेल एनीमिया से मुक्त होना है, ये लक्ष्य रखा गया है 2047 तक, जिसमें RBC जो हमारी होती है उसकी संरचना खराब हो जाती है, तो हमारे ऑक्सीजन का सही से परिवहन नहीं हो पाता। आगे बात करेंगे पुरालेखों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री स्कीम। तो पूछा जा सकता है भारत श्री स्कीम किस चीज़ के लिए है, तो पुराने जो लेख हैं उसके डिजिटलीकरण के लिए। इसके अलावा पूंजीगत निवेश को 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है बढ़ाकर, और इसमें जो है बढ़ोतरी कितनी की गई है, तो 33.4% की बढ़ोतरी करके इसको पूंजीगत निवेश को 10 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 अपशिष्ट से धन संयंत्र लगेंगे।
गोवर्धन स्कीम के तहत कितने संयंत्र लगेंगे? 500 संयंत्र लगेंगे। गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या है? तो गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे बात करेंगे आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए जो इनकी योजना है वो है अमृत धरोहर योजना। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? इस बजट में घोषणा की गई अमृत धरोहर योजना। इसके अलावा मैंग्रोव विकास के लिए मिष्टी योजना शुरू की गई, मैंग्रोव के विकास के लिए। 50 पर्यटन गंतव्यों का विकास करना है, ये भी घोषणा की गई। महिला सम्मान बचत पत्र के तहत 2 लाख राशि जमा करने की सुविधा यहाँ पर दी गई है, इसकी भी घोषणा की गई है महिला सम्मान बचत पत्र की, जिसके तहत 2 लाख की जो है राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है महिलाओं के द्वारा, महिलाएं या फिर लड़कियां। आगे बात करेंगे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा राशि जो है ये बढ़ाकर कर दी गई है 30 लाख रुपए, और ये पहले 15 लाख से बढ़ाकर ये की गई है 30 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए। इसके अलावा रुपया आता कहाँ से, जाता कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा हमारा जो रुपया आता है वो ऋण से आता है या देयता से आता है, जिसका हमें बाद में देना भी पड़ता है ब्याज वगैरह, तो सबसे ज़्यादा 34% यहीं से आता है। सेकंड पे जीएसटी है, लेकिन अक्सर जब एग्जाम में आता है तो ये वाला पॉइंट उसमें नहीं रहता है, तो पहले पे जीएसटी ही रहता है, उसके बाद आयकर और निगम कर होगा। इसको अरेंज करने को आता है, पहले जीएसटी उसके बाद आयकर निगम कर, दोनों का 15% है, इसलिए ये दोनों को एक साथ लिखा गया है। सबसे ज़्यादा जीएसटी का जो है 17% यहीं से आता है, जीएसटी से 15 जो है आयकर और निगम कर से, फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क वगैरह सब चीज़ें हैं। इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरुआत के 2-3 जरूर पता होना चाहिए। रुपया जाता कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा जो हमने पैसे लिए हैं, ऋण लिया है, उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, तो ब्याज भुगतान में सबसे ज़्यादा जाता है। उसके बाद जो राज्यों का हिस्सा होता है उसमें जाता है। केंद्र की जो परियोजनाएं चलती हैं 3rd नंबर पे वो आ जाती हैं। फिर केंद्र के द्वारा प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं, केंद्र का सपोर्ट जिसमें होता है वो योजनाएं आएंगी। फिर रक्षा का आ जाएगा, 8% रक्षा क्षेत्र में चला जाता है। सब्सिडी में 7%, पेंशन में 4% चला जाता है, तो रक्षा का 8% जरूर याद रखिएगा, सब्सिडी का 7% और पेंशन में 4% चला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर राजकोषीय घाटा कितना रहा था इस बार? तो ये मतलब चारों याद रखना है। राजकोषीय घाटा 5.9% अनुमान जो है, उसके बाद जो राजस्व घाटा 2.9%, प्राथमिक घाटा 2.3%, फिर प्रभावी राजस्व घाटा जो है 1.7%। अब इसी तरह से क्रम में याद रखिए, राजकोषीय घाटा, फिर राजस्व, फिर प्राथमिक, फिर प्रभावी। फिर यहाँ पे किस तरह से 5.9, 2.9, 5.9, 2.9, उसके बाद फिर 2.3, देखिए यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद फिर प्रभावी राजस्व घाटा 1.7, ये सबसे कम, घटते क्रम में है ये राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा। अब यहाँ पे ये हो गया केंद्र वाला बजट। अब यहाँ पे यूपी वाला बजट देख लेंगे। अगर आप पढ़ेंगे आरओ वाले ग्रुप में या जो दोनों का कंबाइन ग्रुप है, तो वहाँ पे आपको पढ़ने में आसानी होगी जब नोट से डायरेक्ट पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट है, इसीलिए बगल बगल लिखा है। यूपी बजट जो है कितना पेश किया गया? तो 6,90,000 करोड़ रुपए सुरेश खन्ना जी के द्वारा इसको पेश किया गया। देश की जीडीपी में प्रदेश की जीडीपी का योगदान कितना है? तो 8% से ज़्यादा है हमारे यूपी का योगदान टोटल जीडीपी में इंडिया की। प्रदेश की खुद की जीएसडीपी कितनी है, मतलब स्टेट वाली जीडीपी कितनी है? तो वो है 16.8%। पूरे देश की जीडीपी में हमारा योगदान है 8%, और हमारी खुद की जीडीपी कितनी है? तो 16.8%। और 2023-24 में अनुमान कितना है, हमारी कितनी रहेगी? तो ये है 19% का अनुमान रखा गया है कि बढ़ती जाएगी। आगे बेरोजगारी की दर हमारी कितनी है? तो 4.2% बेरोजगार है, ऐसा इन्होंने कहा है अपने बजट में। नेक्स्ट यहाँ पे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है अभी हुआ था 2023 में ही 10 से 12 फरवरी के बीच में लखनऊ में, जो काफ़ी चर्चित रहा था। यहाँ पे 33.50 लाख करोड़ रुपए के समझौते हुए थे, और सबसे ज़्यादा समझौता ये पूछा गया था एग्जाम में, सबसे ज़्यादा समझौता किस क्षेत्र में हुआ था? तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। इसके अलावा G20 की जो 4 जगह पे बैठकें हुई थी उसकी भी चर्चा इस बजट भाषण में की गई थी, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। यूपी का पहला स्थान किस किस चीज़ में है? तो आवास योजना में है पहला स्थान, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में, एमएसएमई सेक्टर में जो उद्योग की स्थापना हुई उसमें, डीबीटी से जो धनराशि ट्रांसफर की गई है उसमें भी यूपी पहले नंबर पे है, अटल पेंशन के तहत जो पंजीकरण हुए उसमें भी यूपी पहले नंबर पर है, चिकित्सा शिक्षण संस्थान भी यूपी में सबसे ज़्यादा है। तो इन क्षेत्रों में यूपी नंबर 1 है। दुग्ध उत्पादन में भी यूपी नंबर 1 है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करेंगे आवंटन जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो है कितना आवंटन किया गया? तो 51,639 करोड़ रुपए, 51,639। कन्या सुमंगला ये जरूर याद रखिएगा, 1,050 करोड़ रुपए कन्या सुमंगला योजना के तहत। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 600 करोड़ रुपए, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला सामर्थ्य योजना के तहत 63 करोड़ रुपए। निराश्रित विधवा के लिए 4,032 करोड़ रुपए। उसके बाद जो है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, युवा सशक्तिकरण योजना 3,600 करोड़ रुपए, जिसके तहत जो है
टैबलेट और स्मार्टफोन जो है बच्चों को दिए जाएंगे। इंक्यूबेटर्स, ये युवा सशक्तिकरण विवेकानंद वाला याद रखिएगा, और इससे पहले जो महिला सामर्थ्य वाला है, महिला सामर्थ्य 63 करोड़ रुपए, ये भी याद रखना है। इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप के लिए जो है सीड फंड दिया जाएगा 100 करोड़ रुपए का, मतलब शुरुआत करने के लिए इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप की। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के लिए 60 करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर एक्सिलरेटेड फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एग्रीकल्चर एक्सिलरेटेड फंड के लिए 20 करोड़ रुपए। दिव्यांग पेंशन 1120 करोड़ रुपए। इसके अलावा कुष्ठावस्था जो पेंशन योजना है उसके लिए 42 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपए। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपए। ये दोनों कंबाइन है, झांसी लिंक और चित्रकूट लिंक, इसके लिए जो है कितना 235 करोड़ रुपए, ये वाला इंपॉर्टेंट है। आगे है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर, ये दोनों कंबाइन है, तो इसके लिए जो रखा गया है वो है 550 करोड़ रुपए। 550 करोड़ रुपए किसके लिए? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर। फिर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर जो औद्योगिक गलियारा बनने वाला है उसके लिए 200 करोड़ रुपए रखे गए। ये तीनों याद कर लीजिएगा, ये तीनों। आगे बात करेंगे धर्मार्थ मार्ग विकास के लिए, जो धर्म के लिए जो एक स्थान को दूसरे स्थान को जोड़ता है, जो धार्मिक प्लेसेस हैं, तो उसके लिए 1000 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 12,631 करोड़ रुपए है, 12,631 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए है। फार्मा पार्क की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए, और ये इंपॉर्टेंट है शुक्र तीर्थ जो कि धाम मुजफ्फरनगर में है उसके लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए थे। नैमिषारण्य सीतापुर में जो है उसके विकास के लिए 2.50 करोड़। यहाँ पे नैमिषारण्य के लिए 2.50 है, शुक्र तीर्थ के लिए 10 करोड़ है। इसके अलावा जो इको टूरिज्म बोर्ड है उसके विकास के लिए उसको बनाया जाएगा, लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, उसके लिए भी 2.50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प इंपॉर्टेंट है, 1000 करोड़ रुपए इसके लिए। कानपुर मेट्रो के लिए 585, आगरा मेट्रो के लिए 465। सब यहाँ पे नहीं इंपॉर्टेंट है, इको टूरिज्म वाला याद रखिएगा, ऑपरेशन कायाकल्प और ये दोनों। अगला है महाकुंभ मेले के लिए 2500 करोड़ रुपए, महाकुंभ मेले के लिए 2500। सामाजिक वानिकीकरण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए। स्ट्राइव योजना के लिए 35 करोड़ रुपए है। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन जो है 87.49 करोड़ रुपए। कौशल विकास मिशन के लिए 150 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़ रुपए। तो ये जो है यूपी से जो आवंटन हुए थे उसका ये डेटा है, और जो चीज़ें इसमें बार बार बोली गई हैं, 2 बार अगर बोला गया कोई चीज़ तो वो चीज़ जरूर मतलब दोबारा से एक बार सुन लीजिएगा। आर्थिक समीक्षा की बात करें तो इसको बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। पिछले एक साल का ये जो भी लेखा जोखा होता है वो रहता है इसमें। तो 22-23 का ये आर्थिक समीक्षा है, 31 जनवरी 2023 को पेश किया गया था। भारत से निर्यात जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ को होता है? तो यूएसए में हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भेजते हैं, निर्यात करते हैं। सेकंड पे यूएई आता है, थर्ड पे नीदरलैंड, उसके बाद चाइना, फिर बांग्लादेश। इसको अरेंज करने को आता है, पहले यूएसए, फिर यूएई, फिर नीदरलैंड, फिर चाइना, फिर बांग्लादेश। आय दृष्टि में जो लिखा है 22-23 की जगह पे 21-22 लिखा है, तो उसको जो है उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 22-23 का हमको याद करना है, तो 22-23 का यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में आयात, यानी जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं उसमें नंबर 1 पे चाइना से इंपोर्ट करते हैं। देखिए भेजने में तो चौथे नंबर पे आता है, लेकिन अभी भी आयात यहीं से सबसे ज़्यादा करते हैं, इन्हीं को फ़ायदा करवाते हैं। फिर यूएई, फिर यूएसए आता है। नेक्स्ट बात करेंगे निर्यात का क्रम, मतलब सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सा निर्यात करते हैं? तो इंजीनियरिंग गुड्स, उसके बाद फिर पेट्रोलियम उत्पाद, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी को निर्यात करते हैं। और आयात में पेट्रोलियम, क्रूड और अन्य उत्पाद, फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान, फिर कोयला, कोक, ये सब जो है आयात करते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर जो प्रमुख नीतिगत दस्तावेज और घटनाक्रम दिए हुए थे आय दृष्टि में, जैसे प्रणालीगत रूप से घरेलू बैंकों की सूची एक जारी की गई है। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक जो है हमारे DSIB, जो हमारे मतलब हमारे घरेलू विकास के लिए ज़रूरी हैं, ये बैंक जरूर होनी चाहिए, जैसे ICICI बैंक, फिर HDFC और SBI, इन तीनों को जो है डाला गया है प्रणालीगत रूप से घरेलू बैंकों की सूची में। आगे है मौद्रिक नीति वक्तव्य आया था 6 से 8 दिसंबर 2023-24 के बीच में। गवर्नर शक्तिकांत दास जो RBI के गवर्नर हैं, उनकी अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने इसको जारी किया था। रेपो रेट इसमें बताया गया है 6.50%, MSF बताया गया है 6.75%, बैंक दर भी 6.75%, CRR 4.50%, CRR वही है जिससे जो बैंकों को रखना होता है RBI के पास। इसके बाद SLR जो है 18%, जिसको बैंकों को अपने पास खुद के पास एक रिजर्व के रूप में रखना रहता है। और इसके अनुसार जो ये मौद्रिक नीति जारी की गई है, पूछा जा सकता है दिसंबर में जो जारी मौद्रिक नीति थी, मौद्रिक नीति समिति के अनुसार जो है हमारी GDP वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो 7%।
आगे बात करेंगे 2000 रुपये के नोट की वापसी की स्थिति आ गई है। 19 मई 2023 को घोषणा की गई थी, अब इसको मतलब वापस भी ले लिया गया है लगभग। नेक्स्ट यहाँ पे है उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023। तो ड्रोन के पंजीकरण हेतु ड्रोन पोर्टल का संचालन किया जाएगा। तो पोर्टल के द्वारा पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। ड्रोन उड़ाने के लिए पहले पंजीकरण करवाना पड़ेगा। इसके अलावा बिहार की जातिगत जनगणना के भी जो है आंकड़े जारी किए गए हैं 2 अक्टूबर 2023 को। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसमें 36% लगभग। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग में 27% लोग हैं और एससी जो हैं अनुसूचित जाति में 19% लोग हैं। ज़्यादा ये यूपी के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिए। 2 अक्टूबर को डेटा जारी किया गया है। इसके अलावा एसटी में जो है यहाँ पर 1.68%, अनारक्षित यूआर कैटेगरी जो है उसमें 15% है। हिंदू जो है 82% है, अल्पसंख्यक जो है 18% है और अल्पसंख्यकों में भी मुस्लिम सबसे ज़्यादा है 17.70%। टोटल जो है यहाँ पे ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मतलब टोटल जो जातियाँ यहाँ पे गिनी गई हैं वो हैं 215 जातियाँ हैं और सबसे ज़्यादा यादव हैं 14.25%। आगे बात करेंगे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आया है जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 का ये डेटा है, वार्षिक रिपोर्ट, और ये जारी की गई है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कौन जारी किया है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट है यहाँ पर, जैसे पुरुष श्रम बल भागीदारी, जो टोटल काम करने वाले हैं लोग उनमें पुरुष कितने हैं, तो 78.5% जो है पुरुष हैं जितने भी लोग काम करते हैं। और ये 2017-18 में 75.8% था ये डेटा, अब बढ़ गया है 78.5%। महिला भागीदारी 37% है, कुल काम करने वालों में जो है महिला भागीदारी 37% है, जो कि 2017-18 में 23% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कितनी है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है 2.4% और शहरी क्षेत्रों में 5.4%। ये मतलब ये डेटा के हिसाब से यही है, बाकी कुछ भी हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे और यही याद करना है हमें। पुरुषों की बेरोजगारी दर 3.30% है, महिलाओं में बेरोजगारी दर 2.9% है। पुरुष जो कामगार और जनसंख्या का जो अनुपात है मतलब टोटल जो जनसंख्या में जो कामगार पुरुष है 76% और महिला कामगार जनसंख्या अनुपात 35.9%। महिलाओं का जो अनुपात है वो 35.9% है, पुरुषों का 76% है। इसमें कुछ ही चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ज़्यादा डीप में मत जाइएगा इसमें। महिलाओं वाला ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, पुरुष क्षेत्रों में बेरोजगारी, और ये वाला डेटा देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के पहले यूपीआई एटीएम का अनावरण किया गया है और ये जो है ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल जो हुआ था, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का, जो कि 5 सितंबर 2023 को मुंबई में हुआ था, वहीं पे इसका अनावरण किया गया है। किसने किया है, तो हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा किया गया, जो कि जापान बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 आई है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA द्वारा इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के द्वारा जारी किया गया है। थीम है इसकी केयरिंग फॉर आवर एल्डर्स इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्सेज, केयरिंग फॉर आवर एल्डर्स इंस्टीट्यूशनल रेस्पॉन्सेज इसकी जो है थीम है। और इसमें कहा गया है कि 2022 में विश्व में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति कितने हैं, तो 1.1 बिलियन लोग हैं, मतलब पूरे विश्व की बात की जा रही है, इतने जो हैं 60 साल से ऊपर हैं। और ये कितना परसेंट हुआ, तो 13.9% टोटल जनसंख्या का। 2050 तक इसको दुगना होने का अनुमान है। इसके अलावा भारत में 60% जो है 60% से 60 साल से ज़्यादा के जो वृद्ध हैं वो 149 मिलियन है, मिलियन कम होता है बिलियन ज़्यादा होता है, तो भारत में जो है 149 मिलियन है। और ये जो टोटल हमारी जनसंख्या है उसका 10.5% है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 10.5% जो हमारी 60 साल से ज़्यादा वाली जनसंख्या है। 2050 तक जो है इसमें भी दुगना हो जाएगा। 2021 के अनुमान के आधार पर भारत में प्रति 100 बच्चों पर 39 वृद्ध हैं, मतलब 100 बच्चे मिलते हैं 39 वृद्ध भी मिल जाते हैं, तो ये है 2021 का अनुमान। इसके अलावा सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 आई है, ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है 20 मार्च 2023 को। पेपरलेस डिजिटल जो पार्टिसिपेशन इसमें मतलब हो पाएगा, जो निकाय हैं, शहरी निकाय जो होते हैं, संस्था होती हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं डिजिटली। और इससे जो है वित्तीय सुधार होगा, वित्तीय गुणवत्ता में नवाचार में सुंदरीकरण होगा जो शहर हैं उनका। इसके अलावा समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो सिटी फाइनेंस रैंकिंग ये जारी की गई है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। आगे भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जारी किया गया है, किसके द्वारा, तो निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जो है, इसका नाम क्या है, मतलब भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जारी किया गया है, इस इंडेक्स का नाम क्या है, तो निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स इसका नाम है।
24 फरवरी को जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो NSE इंडिसेस लिमिटेड के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसके अलावा ये इंडेक्स जो है भारतीय नगर निगम द्वारा जारी किए गए म्युनिसिपल बॉन्ड के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा। मतलब जो भी नगर निगमों के जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं उसको ट्रैक करने के लिए इसको बनाया गया है और निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग देगा। तो ये जो इंडेक्स है इसका नाम है निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, जो नगर निगम बॉन्ड जारी करते हैं उसका जो ट्रैक करेगा उसको, और इसको जारी किया गया है NSE इंडिसेस लिमिटेड के द्वारा। आगे है UPI लाइट जारी करने वाला जो पेमेंट बैंक बन गया है, पहला कौन सा है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने UPI लाइट को जारी किया है फरवरी 2023 में। इसके तहत जो है बिना पिन दर्ज किए 200 रुपये तक का लेन देन जो डेली वाला होता है वो किया जा सकता है। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो इसमें बहुत सारा डेटा आपको मिला होगा, तो एक बार अभी पढ़ा, एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए अभी तुरंत, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो दोबारा वहाँ पे ध्यान जाएगा। और ये RO के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक वगैरह कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा RO UP PCS या दोनों का कंबाइंड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पर सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।